तीन सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या शरिया के मंच पर संविधान को चुनौती के बीजेपी के आरोप में के पीछे कोई सियासत है? बीजेपी का आरोप क्या यह सियासी आरोप है? इसको लेकर हमारा पहला सवाल रहेगा। दूसरा सवाल हमारा यह रहेगा कि क्या वक्फ कानून के बहाने बिहार में ध्रुवीकरण की चुनावी सियासत चल रही है? हमने जिस तरीके से आपको दिखाया 47 ऐसी सीटें हैं कि जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो क्या यह ध्रुवीकरण की चुनावी सियासत भी चल रही है? और आखिरी सवाल, क्या विपक्षी दल मुस्लिम वोट के लिए वक्फ कानून पर भ्रम फैला रहे हैं? यह बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वक्फ कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है कि उनके अधिकारों पर का हनन किया जाएगा अगर वक्फ का कानून पारित किया गया है, जो लागू होता है, तो उस मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। इस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। इन तीन सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, नमाजवादी बनाम समाजवादी, आपने सीधे आरोप लगाया हुआ है किसी कानून का विरोध करना, भले पार्लियामेंट ने उसे पास किया है, उस कानून का विरोध करना, क्या यह किसी पार्टी को नमाजवादी पार्टी ठहराता है? गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो साहिल जी हमें एक बात समझनी होगी। जब लोग कहते हैं 9वीं पास, तो 9वीं पास तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी संविधान को पढ़ा भी है। और आपत्तिजनक क्या है, ये एक प्रहार है हमारी विचारधारा पर, हमारे संविधान पे, हमारे सर्वोच्च न्यायालय पे। कैसे, मैं बताता हूं। जब कोई भी कानून संसद से पारित होता है और राष्ट्रपति उसके बाद असेंट देता है, अपनी जो है स्वीकार्यता देता है, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इसे कूड़ेदान में डाल दूंगा या मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा। ये अराजकता देश के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन लगता है कि ऐसा तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से सीखा है, जो कहती थी सीए लागू नहीं होगा। फिलहाल ये कानून लागू हो चुका है। दूसरी बात, संसद का अपमान तो ये है ही, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान है। वहां मामला लंबित है, अभी आप बता रहे थे, और अंतरिम आदेश जो है वो रिजर्व्ड है, अभी आया नहीं है, रोक लगी नहीं है। कैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये कानून जो है कूड़ेदान में डाल देंगे? इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ये एक हाथ में शरिया की जो एक धार्मिक पुस्तक पकड़े है, ये सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो गया। और ये क्यों है, अब आप समझिए। आज आरजेडी पर्याय है जंगल राज का। जंगल राज क्या होता है? जंगल राज वो होता है जहां कानून नहीं होता है, वहां जो गलत है उसको भी सही करने की शक्ति एक व्यक्ति में होती है। और यही जंगल राज का उदाहरण है, और ये पराकाष्ठा है। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शरिया इनके लिए ऊपर है और संविधान भारत का नीचे है। और संविधान का अपमान ना बिहार सहेगा ना भारत सहेगा। ऐसा करारा जवाब मिलेगा इस 9वीं पास को कि राजनीति भूल जाएंगे, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि प्रोफेसर सुबोध मेहता इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी है आपको गौरव भाटिया जी। सवाल इस बात को लेकर है कि आपने कहा कि कानून का विरोध करना जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, राष्ट्रपति के दस्तखत उस पर हो चुके हैं, वो ठीक नहीं है और वह संविधान के खिलाफ है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि इस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। थोड़ी देर पहले यहां पर तेजस्वी यादव खुद ही उसका एक उदाहरण दे रहे थे कि जो कृषि कानून थे, वो तीनों कानून पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद वापस लिए थे। तो ऐसे में महज कानून का विरोध करना, भले ही वो पार्लियामेंट ने पारित किया है, क्या सिर्फ इसी बिना पर कोई संविधान विरोधी होता है क्या? यह मेरा सवाल है आपसे, गौरव भाटिया। नहीं साहिल जी, देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्टता से आपको बताया, विधि का जानकार हूं इसलिए बता सकता हूं। कोई कानून पारित हुआ, आपको लगता है कि वो मूल अधिकारों का हनन है, गैर संवैधानिक है, आप नागरिक हैं, आपका अधिकार है। अनुच्छेद 32 में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 में आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। चुनौती दीजिए कानून को। कानून अगर गैर संवैधानिक का न्यायालय कह देता है तो वो कानून रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ बात क्या है, देखिए, भाषा देखिए आप तेजस्वी यादव की। वो कह रहे हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है। अरे हमारे बाप का तो है। आप अपने आप से पूछो किस तरह से आप सेल्फ गोल करते हो
जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो, हमें तो लगता है कि भारत आपका देश नहीं है, क्योंकि आप भारत के संविधान का अपमान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको विरोध भी करना है तो विरोध में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। कूड़ेदान में आप एक कानून को डालोगे, संविधान को डालोगे, क्या ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी का अपमान नहीं है? साहिल जी, आप मुझे बताइए। आप पूछिए तेजस्वी यादव सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं चले जाते, एक याचिका लगा दे, क्यों नहीं लगाते? क्यों कहते किसी के बाप का ये देश नहीं है? अरे हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप कूड़ेदान में डालने की बात करते हो। बिहार की जनता आपकी राजनीति को, आपके जंगल राज को कूड़ेदान में डाल देगी। आरजेडी के 2 सांसद गौरव भाटिया जी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर सुबोध मेहता, कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि जो चीज नहीं हो सकती, खासकर जो केंद्र सरकार कोई कानून पारित करता है, राज्य यह नहीं कह सकता, कल भले आपकी सरकार आए नहीं आए, अगर आपकी सरकार आएगी तब भी आप यह नहीं कह सकते कि इस कानून को हम हमारे राज्य में लागू नहीं करेंगे। छलावा करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर आरोप आप पर यह लगता है, सुबोध मेहता। साहिल जी, सबसे पहले गौरव भाटिया की जो भाषा है, उस भाषा वही बोल सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने एजुकेशन, माननीय नेता तेजस्वी यादव के बारे में कहा, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, गौरव भाटिया जी को पता ही नहीं है। बड़े बड़े चर्चिल से लेके अब्राहम लिंकन से लेके डीएमके के अध्यक्ष जो थे करुणानिधि से लेके जयललिता तक की एजुकेशन, और इनके अभी कितने जो इनके कलीग है कैबिनेट में, उनका एजुकेशन, तो गौरव भाटिया को यही नहीं पता है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने भाषा का इस्तेमाल किया इस भारत के जमीन पर और विदेश के जमीन पर, अब क्या भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी? अब बात आई है कि इस कानून को लेकर, देखिए कृषि कानून था, संसद ने पास किया था, विद्रोह हुआ, और जब भारत के प्रजातंत्र में जमहूरियत ही आत्मा होती है, और अगर कोई कानून जमहूरियत के अलावा बुलडोज कर बिना डिबेट एंड डाइसेंट के पास कर देते हैं आप, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट देखता है कि एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिटन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको नल एंड वॉइड कर देती है। और तीसरी बात, जब बात रही कि देखिए हम लोग जो है यहाँ पे रीजनल पार्टी भले ही है, बिहार का इलेक्शन भले ही है, लेकिन जो है आप सब जानते हैं कि जॉन हॉल्टन ने बोला है कि भारत की आत्मा जो है वो बिहार में बसती है। जब आत्मा दुखी होगा तो प्रजातंत्र सुखी नहीं हो सकता है। तो इस व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को धरातल पे उतरने नहीं देते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले, आप वक्फ एक्ट की बात करते हैं, हमें ये बताइए अनुच्छेद 12 के तहत ही, फिर भी प्रोफेसर मेहता, मेरा ओरिजिनल सवाल आपसे अभी भी यही है, लीगल एक्सपर्ट प्रोफेसर मेहता, आर्टिकल, सुनिए ना, 1 मिनट और बोलने दीजिए। प्रोफेसर मेहता, आर्टिकल 12 के तहत ही वक्फ कानून का जो है वक्फ एक्ट बना है, और जो वहां पे जितने जो वक्फ के जितने जमीन है वो सरकार के अधीन है, जो मुतल्लिब होते हैं वो सरकार के अपॉइंटेड होते हैं। तो प्रोफेसर मेहता, अभी भी मेरा सवाल आपसे यही है, प्रोफेसर मेहता एक मिनट, मेरा ओरिजिनल सवाल अभी भी आपसे यही है कि आपको पता है कि कानूनन राज्य सरकार कभी भी यह नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कोई कानून हम हमारे राज्य में नहीं लागू होने देंगे, ये तो आप नहीं कर सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं लेता तब तो आप उसको कहीं भी नहीं फेंक सकते सर, ये बात आपको भी पता है। एकदम मुझे भी पता है साहिल जी, लेकिन अनेकों कानून ऐसे हैं, बिहार विधानसभा के साथ साथ दिल्ली विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा ने जो कानून पास हुए हैं, सत्र बुला के उसको ये पारित किया गया है कि इस कानून में बदलाव, और इस कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। राइट टू, आप एजुकेशन को देखिए, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, आप किसी कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। सुबोध मेहता जी देखिए, लोगों के पास गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। राज्य सरकार ऐसे मामलों में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकता है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट तो जाना पड़ेगा, जैसे आपके सांसद गए हुए हैं, सही है ना? सुप्रीम कोर्ट देखिए, वो लीगल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई, लीगल लड़ाई में दोनों में अंतर है। हम पॉलिटिकल लड़ाई भी कर रहे हैं, साथ में लीगल लड़ाई भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है। गौरव भाटिया, जल्दी से आपका जवाब। और वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बार एक नया कॉम्बिनेशन हमें वहां पर देखने मिल रहा है। जो इमारत शरिया ने जो आयोजन किया था उसमें एमआईएम और आरजेडी एक मंच पर दिखाई दिए थे, तो क्या नया कॉम्बिनेशन वर्कआउट हो रहा है? मुझे वारिस पठान के पास भी जाना है, लेकिन गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद वारिस पठान बात करेंगे। गौरव भाटिया।
देखिए, सुबोध जी ने अभी अपनी बात रखी, लेकिन सुबोध जी मुझे लगता है कि संविधान की ज्ञाता नहीं है, इनको नहीं पता संविधान क्या कहता है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है, रोक नहीं लगाई, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लालू प्रसाद यादव का बयान 7 मई 2010 संसद में, वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है, इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है, ये लालू प्रसाद यादव ने बोला था। तीसरी बात, फॉर्मल एजुकेशन की बात मत करिए तो अच्छा है, बेटी बोला था तो कह रहे थे BETE, ये है 9वीं पास तेजस्वी यादव, तेज प्रताप 10वीं पास और राबड़ी देवी 8वीं पास। यादव परिवार के बाहर का इनको कोई पिछड़ा व्यक्ति नहीं मिला जो मुख्यमंत्री बने या इनकी पार्टी का अध्यक्ष बने। और अंत करूंगा एक बात कह के, बीच में ना बोले साहिल भाई, बीच में ना बोले साहिल भाई, बीच में ना बोले, निशाने पे। गौरव भाटिया जी, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, हमारी बात वक्फ कानून को लेकर चल रही है, ठीक है? कहां से कहां कुछ बोलता है। मैं वक्त पे ही, हाँ, जो लालू प्रसाद यादव का मैंने बयान बताया ये शायद वक्त पे ही था, सर्वोच्च न्यायालय ने गलत बयानबाजी है, इस पे रोक नहीं लगाई है, ये वक्त पे ही बताया था। और तीसरी बात सुनिए, अब आप देखिए तेजस्वी यादव हैं सेल्फ गोल के पहले, कहते हैं एक और ले ले। आज कह रहे थे इमरजेंसी में भाजपा का कोई व्यक्ति है नहीं गया जेल में, लेकिन मेरे बाप गए। अरे तो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, हमने संविधान हत्या दिवस अभी बनाया, पूरे भारत ने थू करी कांग्रेस में, उस कांग्रेस के साथ क्यों खड़े? आरएसएस ने समर्थन किया इमरजेंसी का। क्या बात कर रहे हैं आप? बीच में ना बोलिए। चलिए गौरव भाटिया जी, आपकी बात खत्म करिए, खराब है। वारिस पठान से भी हमें बात सुननी है, ये तो सवाल पूछेंगे। चलिए वारिस पठान, क्या कोई नया पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन हमको बिहार में देखने मिलेगा? पिछली बार की तरह आप वोट कटुए नहीं कहे जाएंगे, आप आरजेडी के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं गांधी मैदान पर। ये साहिल भाई, पिछली बार भी हम लड़े थे, हमारे 5 लोग जीत के आए थे, 5 विधायक बने थे, मगर इन लोगों ने हमारे विधायकों को खरीद लिया, 4 जन को लेके चले गए। तो इस बार वो चाल का बदला हम लेंगे पूरी तरह से, हमको यकीन है बिहार की जनता हमको पूरी तरह से समर्थन देगी और फिर से हम जीतेंगे और भारी संख्या के अंदर इस मर्तबा हमारे विधायक बिहार से जीतेंगे। अब बात यह वक्फ की बिल की पास की हो रही है, तो साहिल भाई जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन से ही हमने पहले से कहा था कि यह असंवैधानिक बिल है, इसमें जितने प्रावधान सरकार बनाना चाह रही है, बता रही है, तमाम के तमाम वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 का ग्रेव वायलेशन है ये। हम इस बिल का तब भी उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीसी बनी, जेपीसी में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब भी मेंबर थे, उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम राज्य स्टेट्स में गए, वहां पर जाके मीटिंगों के अंदर पॉइंट रखे, और हुआ क्या, कितनी जगहों के ऊपर उनकी जो बातें थी, जो पॉइंट उन्होंने लिख के दिए थे उसको ट्रंकेट कर दिया। बाद में सरकार ने काला कानून पास कर दिया। तो हमने तब भी कहा था कि जब तक भारत सरकार, बीजेपी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, संवैधानिक तरीके से हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और नहीं तो ऐसे में फिर आरजेडी के साथ मिलकर कुछ लड़ाई लड़ी जाएगी या चुनाव में अलग अलग लड़ा जाएगा? क्योंकि आखिरकार लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर भी तो होगी ना वहां पर बिहार में। मेरे ख्याल से वारिस पठान जी का संपर्क हमसे टूट गया है, दोबारा संपर्क किया जाए तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। आरजेडी के प्रवक्ता अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन अभिषेक झा के पास मुझे जाना है कि ये जो नमाजवादी समाजवादी, ये जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि समाजवाद पर तो आपका भी दावा है, आप भी अल्पसंख्यक वोटों के लिए कई बार शिकस्त करते रहते हैं कि हमें भी अल्पसंख्यक वोट मिलते हैं, पसमंदा मुसलमानों को लेकर खास करके आपका भी वहां पर बिहार में नीतीश कुमार काफी प्रचार करते रहते हैं। तो ये नमाजवादी कहना ठीक रहेगा कि अगर कोई वक्फ कानून को विरोध कर रहा है? और ये बात तो साफ नजर आ रही है ना कि आखिरकार आम मुस्लिम समुदाय भारी संख्या में ऐसे आयोजनों को कि यहां पर जा रहा है, गांधी मैदान में काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी। अभिषेक झा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में ऐसा शासन स्थापित किया जहां हम मंदिरों की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं। साहिल जी, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। हमें लगता है कि आज जिस टॉपिक पर आपने डिबेट किया है, तेजस्वी यादव जी ने जैसा बयान दिया है, उनका जो उद्देश्य है वो सफल कर रहे हैं लोग।
आपने भी चर्चा में उनको शामिल कर दिया, उनके बयान को शामिल कर दिया। मुझे लगता है कि उनको इसका असली पारितोषिक कहीं ना कहीं मिल चुका है। भाई क्या बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचकर बोलते हैं, दूसरे वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, और इन सब से ऊपर हमारे तेजस्वी जी आते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। न किसी प्रावधान की जानकारी है, न किसी बात की समझ है। भैया आप लोकसभा से पारित बिल, राज्यसभा से पारित बिल जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी है, मामला अभी न्यायालय में है, उसको तेजस्वी जी समझ रहे हैं कि खिलौना है। लोगों को मोटिवेट करने के लिए और वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में इसको फाड़ कर फेंक देंगे और वो खत्म हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे तेजस्वी जी से कि आप ऐसे ही कागज कलम पर लिख लीजिए, अपने आप को मुख्यमंत्री मनोनीत ही कर लीजिए। कैसी बचकानी बात है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष है लेकिन इतनी डिसीरियस बात। और यही नहीं, तेजस्वी जी ने भी कुछ समय पहले साहिल जी एक और बचकानी बात की थी, 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की। प्रावधानों की कोई समझ उनको नहीं थी और हमने उनसे सवाल पूछा था कि 100% डोमिसाइल नीति लागू करने की बात तेजस्वी जी अगर आप करते हैं तो अपनी पार्टी में कब लागू करेंगे? कब तक बिहार से हरियाणा के जो लोग हैं वो राज्यसभा जाते रहेंगे? यहां बैठे हैं सुबोध जी, इतने टैलेंटेड हैं, ये भी जा सकते थे उनकी जगह पर, लेकिन इनको नहीं भेजेंगे चूंकि ये बिहार की पार्टी के हैं। खैर, तेजस्वी जी ने एक मार्केटिंग करने का प्रयास किया, उनके बयानों को आप लोगों ने प्रमुखता से चला दिया, उस पर डिबेट करा दी, हो गया। तेजस्वी जी ने ऐसे लोगों को मैसेज देने का एक प्रयास किया जो चीजों को नहीं समझते हैं। और वफ की बात कर रहे हैं, भाई वफ पर बहुत बहस हो चुकी है और बहुत रिमार्केबल बात मैं कहना चाहता हूं साहिल जी। जेपीसी जब बनी तब तेजस्वी जी की पार्टी ने उसमें कोई सुझाव नहीं दिए, और जब ये सुझाव नहीं देते हैं, किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये साफ तौर पर बताते हैं कि ये टॉपिक इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के में लेते हैं। आपको तो पता है ना, जेपीसी को लेकर तो तमाम विपक्षी दल कई सवाल उठा रहे थे कि वो जो चीजें कहने की कोशिश कर रहे थे वो जेपीसी के रिपोर्ट पे लिया ही नहीं गया, उनके सुझाव माने ही नहीं गए। जेपीसी के रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे। आपको याद होगा उस वक्त क्या हुआ था पार्लियामेंट में, उसकी भी डिबेट हुई थी। पूरे सम्मान के साथ, नहीं, कई डिबेट्स हमने की है, और पूरे सम्मान के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के बहुत साथियों ने बहुत सारे सुझाव दिए होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके एक भी सुझाव को नहीं माना गया, हम लोगों ने भी दिए, हमारे बहुत सारे सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया गया। आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, समय लगेगा। मैं स्पेसिफिकली राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। आज हम तेजस्वी यादव जी के बयान पर डिबेट करने बैठे हैं प्राइम शो में। क्यों भाई? तेजस्वी जी, उनकी पार्टी इतनी सीरियस होती तो ये कुछ एडवाइस तो दे रहे होते। आप इस बात को समझिए साहिल जी, और मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज को भी समझने की जरूरत है। जहां इनकी बात रखने कहने का मौका होता है वहां तेजस्वी जी उनकी पार्टी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इनका मकसद है कि अगर हंगामा नहीं होगा तो राजनीतिक लाभ कैसे मिलेगा? सुबोध मेहता और पासमानदा मुसलमान कहने की कोशिश ये है कि जेपीसी में जब इसकी डिबेट हो रही होती है, जेपीसी में जब इसको लेकर चर्चा होती है, तब आपकी पार्टी की तरफ से कोई सुझाव नहीं रखा जाता। आप सीधे सड़क पर लड़ाई लेकर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई ये कानून गलत है, हम उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुबोध मेहता, देखिए, अभिषेक भाई को मुझे लगता है कि पार्लियामेंट का डिबेट वो नहीं सुनी। माननीय सांसद सुधाकर सिंह बक्सर के सांसद हमारे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। संसद में जो सारी बातें हैं जो हम अपने पार्टी की तरफ से रखे, जेपीसी के साथ साथ कोर्ट में हम लोग जो है कोर्ट में लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। जेपीसी में नहीं गए हैं, जेपीसी के सजेशन कोर्ट में लड़ेंगे, सारा ऑपोजिशन पार्लियामेंट में हंगामा करेंगे। जेपीसी किया गया है। देखिए, आप जेपीसी पार्लियामेंट का काम सवाल पूछिए कि जेपीसी में आपके सुझाव क्या थे? पार्टी सुनिए, पहले बोलने दीजिए ना। सीधा सवाल पूछिए कि जेपीसी में क्या सुझाव? पार्लियामेंट का काम है डिबेट, डिस्कशन, डाइसेंट करना। जब इस प्रावधान से इतर हट के आप जब काम करने लगेंगे, जेपीसी को भी बुलडोज कर देंगे, कोई सेक्शन मानेंगे नहीं। आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में जो बातें दी हुई है उसको आप मानेंगे नहीं। पार्लियामेंट फंक्शन करता है कमेटी के थ्रू, कमेटी को आपने लैमडक बना दिया है। किस तरीके की पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं? आप बुलडोज करके डाइसेंट का कोई प्रावधान नहीं किया। यहाँ पे आप कानून पास करते हैं। हम कोर्ट गए हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल कोर्ट गई हुई है। राष्ट्रीय जनता दल सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है। जमहूरियत में जनता भगवान होता है, हम जनता के पास भी गए हुए हैं।